लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी तेज। 23 राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी के नाम घोषित। उत्तर प्रदेश में वैजयंत पांडा तो पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे को चुनाव प्रभारी बनाया। केरल में प्रकाश जावड़ेकर और कर्नाटक में राधा मोहन दास को सौंपी गई जिम्मेदारी। बिहार में सियासी घमासान के बीच बैठकों का दौर तेज। नए गठबंधन के तहत नीतीश कुमार के शपथ लेने की अटकलें। आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू की अलग अलग बैठकों में हो रहा है मंथन। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित श्रेणी प्रमाण पत्र मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रही सभी कार्यवाही पर लगाई रोक। जस्टिस गंगोपाध्याय के सीबीआई जांच के आदेश समेत जस्टिस सोमेन सेन की बेंच में चल रही सुनवाई पर रोक। बंगाल सरकार और याचिकाकर्ता को भी नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स को देंगे पुरस्कार। वाइब्रेंट गांवों के सरपंच और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं भी रैली में होंगी शामिल। उच्च शिक्षा के प्रति देश में बढ़ रही है छात्रों की दिलचस्पी। वर्ष 2021-22 में 4.33 करोड़ हुए नामांकन। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी। पीएचडी के लिए 2.12 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया यूसीसी कमेटी का कार्यकाल। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, ड्राफ्ट मिलते ही समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में होगा काम। 5 से 8 फरवरी तक विधानसभा का विशेष सत्र जारी। ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष युगल का खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी। फाइनल में इटली के साइमन बोलेली और आंद्रिया बावासोरी से होगा सामना। नमस्कार, मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर तैयारियों में जुटी गई है। भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए 23 राज्यों में प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी की सूची जारी कर दी है। बात करें बड़े राज्यों की तो उत्तर प्रदेश में वैजयंत पांडे, वहीं पश्चिम बंगाल में अमित मालवीय, मंगल पांडे और आशा लाकड़ा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं केरल में प्रकाश जावड़ेकर, कर्नाटक में राधा मोहन दास को प्रभारी बनाया गया है तो सुधाकर रेड्डी को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बीच एलजेपी नेता चिराग पासवान ने आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक इनके बीच बातचीत हुई। खुद चिराग पासवान ने कहा कि ताज़ा परिस्थितियों में उन्होंने अपनी चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है। सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि परिस्थितियाँ गठबंधन को देखकर बोलें तो काफ़ी सकारात्मक हैं। और बिहार में राजनीतिक गहमा गहमी के बीच भाजपा की पटना में कोर कमेटी की बैठक जारी है। बैठक में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी बैठक में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य नेता भी बैठक में मौजूद हैं।
बिहार के बदलते और ताज़ा घटनाक्रम के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बक्सर के ब्रह्मपुर मंदिर पहुंचे। नीतीश कुमार ने ब्रह्मपुर मंदिर में हो रहे निर्माण के कार्य को देखा। नीतीश कुमार मंदिर में करीब आधे घंटे तक रहे। उसके बाद यहां से पटना की ओर रवाना हो गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी मुख्यमंत्री के साथ दिखाई दिए। मुख्यमंत्री के बारे में अश्विनी कुमार चौबे से सवाल पूछा गया कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार सरकार बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हुई वही जो राम रुचि रखे। भगवान के दरबार में है, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। हो यह जो ही राम रुचि राखा, काके तर्क बढ़ावे साका। बजरंग बक्सर की धरती से दूसरा ऐलान कि यहाँ भगवान राम की प्रथम कर्मभूमि में दुनिया की विशालतम मूर्ति श्री राम की और रामायण सेंटर बनने जा रहा है, उसका भी भूमि पूजन जल्दी होगा। भाजपा नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राज्य में चल रही सियासी हलचल पर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के साथ हम हैं। बिहार और देश के हित में केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के हम सब साथ हैं। बात दरवाज़ा खोलने और बंद करने की नहीं है, बात है कि बिहार से कैसे अपराध को हम सब कम करें, खत्म करें। बिहार आने वाले लोकसभा के चुनाव में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के का नेतृत्व और मजबूत हो, उनके नेतृत्व में देश और आगे बढ़े, उसके लिए बिहार का और कितना योगदान हो सकता है। कई ऐसे सारे पहलू हैं जिस पर केंद्रीय नेतृत्व उसको देख रहे हैं। बिहार में राजनीतिक घमासान पर भाजपा विधान पार्षद दिलीप जायसवाल ने कहा कि इंडी गठबंधन बनने से पहले ही टूट चुकी है। भाजपा के द्वार नीतीश जी के लिए खुले हैं और चुनाव के एक दिन पहले तक खुले रहेंगे। नीतीश जी के अंदर जो बिहार के बहुत दिनों से सर्वमान्य नेता रहे हैं और उनको जो है सरकार चलाने का भी बहुत ही ज़्यादा अपना एक एक्सपीरियंस है, तो अगर नीतीश जी के दिल के अंदर ये भावना जगती है कि महागठबंधन नहीं, एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 जो है दिल्ली में सरकार बनना चाहिए, क्योंकि वो भी महसूस कर रहे हैं कि पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की आवश्यकता है। तो जो लोग इस बात को स्वीकार करेंगे या एहसास करेंगे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा इलेक्शन के एक दिन पहले तक भी खुला हुआ है। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी से ही विकास हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में आंकड़ा एनडीए के पास है। जनता फिर से चाहती है कि बिहार का विकास हो और बिहार में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी की ही जोड़ी से फिर विकास हो सकती है। लालू जी क्या कह रहे हैं नहीं कर सकते हैं, परंतु उनका पास न आंकड़ा है और वो झूठ मूठ की एक जनता को गुमराह करने वाला बात बोल रहे हैं। आंकड़े एनडीए के पास है। पूर्व में भी सरकार बनी थी एनडीए के साथ माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, अभी भी आंकड़ा एनडीए के पास है। और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये के कारण इंडी गठबंधन टूट के कगार पर है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 11 सीट देने की घोषणा की है। आज अपनी सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में कहा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के एक्स संदेश को लेकर बहुजन समाज पार्टी हमलावर है। बसपा सांसद मलूक नागर का कहना है कि कांग्रेस का जिस तरह का रवैया है, इससे कांग्रेस कहीं की नहीं बचेगी। कांग्रेस नेतृत्व को देश से माफी मांगनी चाहिए। अगर कोई बाबा साहब पे और जो दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों के जो मसीहा बाबा साहब, उन पे कोई हमला करेगा तो बच कैसे सकता है। इसलिए गीदड़ की जब मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है। कांग्रेस को हो क्या गया समझ नहीं आ रहा है। सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, या खड़गे साहब को, या प्रियंका जी को कि माफी मांगनी चाहिए और देश के सामने आके स्थिति स्पष्ट करें कि सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं वो अपने बिहाफ पे कह रहे हैं या कांग्रेस के बिहाफ पे कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल फर्जी जाति प्रमाण पत्र घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और जस्टिस सोमेन सेन के बीच विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार और फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी के घोटाला मामले में CBI जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के CBI जांच के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। भर्ती घोटाले की CBI जांच का आदेश देने वाले एकल न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश को जस्टिस सोमेन सेन की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने रद्द कर दिया था। इसके बाद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने CBI से कहा था कि वह जांच के उनके आदेश पर अमल करें। साथ ही जस्टिस गंगोपाध्याय ने जस्टिस सोमेन सेन पर राज्य में एक राजनीतिक दल विशेष के लिए काम करने का भी आरोप लगाया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाली महिला NSS के वॉलंटियर्स को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में 10 साल के भीतर बड़ा परिवर्तन आया है। देश में भ्रष्टाचार नहीं है, कानून में समानता है। 10 साल में ये बड़ा परिवर्तन आया है जो यूथ के लिए है कि भ्रष्टाचार नहीं है, कानून में समानता है। मतलब अब नेपोटिज्म, फेवरिटिज्म नहीं चलेगा। अब ये ऑटोक्रेसी थी ना करप्शन की, वो खत्म होकर डेमोक्रेसी की मेरिटोक्रेसी चल रही है। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया है। सर्वेक्षण के अनुसार उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2020-21 में 4.14 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया है। वहीं महिला नामांकन में भी बढ़ोतरी हुई है, जो 2020-21 में 2.01 करोड़ से बढ़कर 2021 और 22 में 2.07 करोड़ हो गया है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं छात्रों का नामांकन 2014-15 में 21.02 लाख था। ये 2020-21 में 29.01 लाख हुआ, जो 2021-22 में बढ़कर 31.71 लाख हो गया है। 2014 और 15 से इसमें 51% की बढ़ोतरी हुई है। IST छात्रों का नामांकन भी बढ़ा है। 2014-15 में 16.41 लाख से बढ़कर 2021-22 में 27.1 लाख हो गया है। PhD नामांकन 2014 और 15 में 1.17 लाख की तुलना में 2021-22 में बढ़कर 2.12 लाख हो गया है। और मंत्रालय 2011 से AISHE के संचालन कर रहा है। इसमें AISHE के साथ पंजीकृत देश के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करते हुए विभिन्न मापदंडों जैसे छात्र नामांकन, शिक्षक, बुनियादी ढांचागत जानकारी आदि पर विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है। और 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से आए करीब 1000 से अधिक पशुपालकों, मछुआरों और उनके परिवारजनों ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड समारोह में बतौर अतिथि भाग लिया। गणतंत्र दिवस समारोह के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने इन पशुपालकों और मछुआरों से मुलाकात की और केंद्र प्रेरित किसान हितैषी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। देखते हैं
देवेंद्र रावत की ये खास रिपोर्ट। इस बार गणतंत्र दिवस परेड कई मायनों में खास रही। जहां कर्तव्य पथ पर देश के शूरवीरों की कदम ताल दिखी, तो झांकियों में देश की विराट विरासत की झलक देखने को मिली। लेकिन इन सब के बीच कर्तव्य पथ पर वे गुमनाम योद्धा भी बतौर विशेष आमंत्रित अतिथियों के रूप में थे, जो अपनी मेहनत और लगन से लगातार पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इस बार केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों से करीब 1000 से अधिक पशुपालक और मछुआरों को सहपरिवार आमंत्रित किया था। परेड के बाद केंद्रीय मत्स्य एवं डेयरी विकास मंत्री परषोत्तम रूपाला ने इन विशेष अतिथियों के साथ नई दिल्ली के सीरी फोर्ट सभागार में संवाद किया। रूपाला ने इस मौके पर कहा कि अब समय आ गया है कि जब पशुपालक और मछुआरे अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर मार्केटिंग भी करें। अपनी ब्रांड का अपने परिचितों पे प्रयोग करते हुए उसकी ब्रांड को आप डेवलप करेंगे तो सभी चीजों में, फिशरीज में भी ऐसा है, आप भी अपने टेस्ट को डेवलप करके उस टेस्ट की फिश को अच्छे कंडीशन में देने का कोशिश करो। केंद्रीय मंत्री रूपाला ने साथ ही दोहराया कि जो भी सुझाव पशुपालकों और मछुआरों की तरफ से आए हैं, उनका विभाग उसी दृष्टि से नीति भी बनाएगा। इसी योजनाओं में हम सब रुचि लें, उसको समझने की कोशिश करें। आपकी ओर से जो ट्रेनिंग कंपोनेंट का विषय आया है, हम इसको एड्रेस जरूर करेंगे, आपको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करेंगे, उसी में कोई आपत्ति नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि हमारे पशुपालकों को क्या चाहिए, हमारे मछुआरों को क्या चाहिए, वो कहे इस प्रकार की पॉलिसी बनानी है। तो ये आपने कहा है, हम इसको पॉलिसी में कन्वर्ट करेंगे। देश भर से आए पशुपालकों और मछुआरों ने गणतंत्र दिवस में शामिल होने के बाद जहां केंद्र सरकार का आभार जताया, वहीं अपने अनुभव भी साझा किए। तो 2017 में भारत सरकार ने नोंद लेके मेरे को नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड दिया, और हाल ही में भारत सरकार ने हम लोगों को 2 करोड़ की सब्सिडी पास करके एक नई गौशाला का मैंने निर्माण किया है, जो शॉर्ट टाइम में हम ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो एक रुम्बोई से हम लोगों को बड़े बिजनेसमैन तक ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विकास है। करीबन 450 के ऊपर गिर गाय है, और हम उसके दूध का और घी का एक्सपोर्ट भी करते हैं, घी का, और सूरत में उसका दूध डिलीवरी भी करते हैं। सरकार की बहुत अच्छी योजना के तहत हम आज यहाँ पे आए हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत। लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड हो या NDDB हो या मिनिस्ट्री ऑफ डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, बहुत सपोर्ट मिला है। तो धीरे धीरे मुझे जैसे गवर्नमेंट से हेल्प मिलती गई, और मुझे ये PMSY जो स्कीम थी सेंटर की, उसमें और पंजाब गवर्नमेंट में और दिल्ली गवर्नमेंट ने मुझे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें जो लाभार्थी हूँ उसका मैं, उसमें मुझे काफ़ी इन्होंने हेल्प की, सब्सिडी भी हमें दी, और आज मैं करीब 32 एकड़ में फिश फार्मिंग का काम कर रहा हूँ। पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन के साथ साथ जलीय कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत देते हुए कई परिवर्तनकारी पहल शुरू की हैं। दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन के जरिए पशुपालक स्वदेशी गोजातीय नस्लों का विकास कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने मछुआरा समुदाय को बहुत बड़ा संबल दिया है। देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। आइए अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार विजेताओं की। इस साल पद्म सम्मान पाने वाले लोगों की सूची में श्रीनगर के शिल्पकार गुलाम नबी डार का भी नाम शामिल है, जिन्हें लकड़ी पर नक्काशी में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। जितना मतलब मेहनत मैंने किया है, जितनी मुसीबत मैंने उठाई है, कि अल्लाह ताला ने मुझे ये फल दे दिया है कि मुझे ये पद्मश्री अवार्ड मिल गया है। और आइए अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की करते हैं। देश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हर दिन लोगों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। इसके यात्रा का उद्देश्य एक उन्नतिशील और समावेशी भारत की दिशा में संगठित मार्ग बनाना है। इसी क्रम में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हिमाचल प्रदेश के पालमपुर पहुंची, जहां लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा कांगड़ा जिले के पालमपुर निगम के वार्ड नंबर 14 बनूरी पहुंची।
इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभार्थियों ने बड़े उत्साह से सूचना, शिक्षा और संचार वैन का स्वागत किया। इस दौरान एलईडी के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही प्रचार सामग्री भी वितरित की गई, जहां वंचित लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के माध्यम से अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। मेरे को मकान के लिए पैसे मिले थे प्रधानमंत्री आवास योजना के, मेरा घर बन गया। मैं पहले कच्चे मकान में रहता था, अब मेरा पक्का मकान बन गया। और मेरे को 2000 रुपये जो किसान योजना का मिलता है, उससे मैं बीज वगैरह जो खरीदता हूँ, वो जो स्कीमें आती हैं वो भी मेरा उसको फायदा मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का। मोदी जी ने हमारे को उज्जवल गैस दी है। मुझे उज्जवल योजना का लाभ मिला है, उसमें मेरे को गैस कनेक्शन मिला। और पहले बड़ी परेशानी होती थी, हमें चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ती थी। मेरे को मोदी जी ने मकान दिया, मैं कच्चे मकान में रहती हूँ, अब मोदी जी ने मकान बना दिया, उसका बड़ा धन्यवाद करती हूँ मैं। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हर तबके को मिल रहा है। यही वजह है कि आज देश का हर व्यक्ति मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान लोगों को उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत समेत केंद्र सरकार की कई योजनाओं की जानकारी दी गई। मोदी जी ने कहा है कि जब तक मेरा भारत का गरीब, उसके लिए अगर मैं 5 लाख रुपए की चिंता ना करूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसी सरकार तुम्हारे आशीर्वाद करने आई और मोदी जी ने ये महसूस किया तथा मोदी जी ने ये किया। अगर मोदी जी भी महलों से निकल कर आते तो मोदी जी के दिमाग में ये बात ना आती। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा जब पालमपुर निगम के वार्ड नंबर 15 होल्टा के भरमात पहुंची तो लोगों ने बड़े ही गर्मजोशी से वैन का स्वागत किया। इस मौके पर लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तो दी ही गई, साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। इस मौके पर अधिकारियों ने उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, किसान सम्मान निधि योजना समेत केंद्र सरकार की कई योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान लोगों को योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री भी बांटी गई। इस मौके पर भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हमें किसान निधि के तहत 2000 रुपया साल 2000 रुपया मिलता है और 6000 साल का मिलता है, जिससे हमें अपने बीज लेने में और औजार वगैरह लेने में हमें बहुत सहायता होती है। किसान निधि का मुझे 6000 रुपये पर साल पर ईयर का मिलता है, उससे खेती बाड़ी के लिए सहायता मिलती है। मैं पहले चूल्हे से खाना बनाती थी, मोदी जी ने गैस दी थी, गैस से खाना बनाने लग गए। बड़ा बड़ा धन्यवाद इन्हों का। 2000 रुपये मिलता हमारे को, उसमें हम खेती बाड़ी करते हैं और उसके औजार खरीदते हैं और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि कोई भी हकदार सरकारी योजनाओं के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना 43 साल की उम्र में इतिहास रचने के करीब पहुंच गए हैं। बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन की जोड़ी आज ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष युगल का खिताबी मुकाबला खेलने के लिए कोर्ट पर उतरेगी। भारतीय जोड़ी का सामना फाइनल में इटली के साइमन बोलेली और आंद्रिया बावा स्वारी से होगा। सेमीफाइनल में बोपन्ना और एबडन की जोड़ी ने टॉम्स मचाक और जुजेन झांग को 6-3, 3-6, 7-6 से हराया था। पुरुष युगल में बोपन्ना का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल है, जो अब तक पुरुष युगल में ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाए हैं। बोपन्ना यूएस ओपन 2023 की फाइनल में एबडन के साथ पहुंचे थे, हालांकि उन्हें वहां हार मिली थी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच हैदराबाद में खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड ने दूसरी पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 172 रन बना लिए।
और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था संस्कृत भारती द्वारा चेन्नई में संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। बता दें आपको कि संस्कृत भारती संस्था विश्व के 40 से अधिक देशों में संस्कृत भाषा के लिए कार्य कर रही है। इसी संस्था के भारत, कनाडा एवं यूएसए एकांशों द्वारा संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज श्रेष्ठ शॉर्ट संस्कृत फिल्मों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के इस आयोजन में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री भी मौजूद हैं। मूलेषु विश्वासः अस्ति, अतः वृक्षाः यत् चिन्तयन्ति तत्तदधीनम्। अरे, एकेन वाक्येन सर्वाणि उत्तराणि अददात्। और यहाँ लेते हैं, इसके साथ ही अनुमति दें। नमस्कार।